हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 1 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, ये सेकंड पेपर है और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे आज। तो हमने इसके 30 से 40 तक के जो क्वेश्चन है वो पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 41 से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कथन ए। 1 मिनट में अपना पेन ले लेती हूँ। कथन ए। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कारण है आर। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 41 का ये दोनों सही है और ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक ठीक। क्योंकि जो पहले लोग थे ना, वो ये मानते थे कि अगर लड़कियां पढ़ने लिखने जाएंगी, बाहर का कामकाज, बाहर निकलेंगी घर से, तो वो क्या है, घर की जो संस्कार वगैरह हैं वो उनके अंदर कम हो जाएंगे। वो ऐसा मानते थे। या फिर बाहर एक तरह से असुरक्षित भी महसूस करते थे, क्योंकि जब मुगलों का शासन चल रहा था तो जो मुगल थे वो किसी भी गलत तरीके से लड़कियों को अगवा कर लेते थे या उनके साथ दुष्प्रभाव से चीजों को करते थे। तो मतलब एक तरह से तो लड़कियों की सुरक्षा की भी भय थी कि मतलब सुरक्षित नहीं थी लड़कियां ऐसे कहीं भी स्कूल वगैरह जाने में। और दूसरी बात ये भी थी कि उनको ऐसा लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जो विचार हैं वो आजाद हो जाएंगे और वो फिर घर के कामकाज में या घर की चीजों को वो नहीं देखेंगी। ऐसा वो उनका मानना था, इसलिए वो क्या है, पढ़ने लिखने से रोकते थे। 42। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन। मध्य वर्गीयों ने मांग की कि सिविल सेवा, आईएएस की परीक्षा की बात हो रही है, ठीक है। सिविल सेवा क्या है, आईएएस की परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। कारण है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। इसका मतलब यह है कि ये भी दोनों ही सही हैं और ये जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि पहले जो आईएएस के जो एग्जाम होते थे, जो सिविल सेवा के जो एग्जाम होते थे, वो होते थे इंग्लैंड में। यानी कि जिन बच्चों को परीक्षा देनी है, भारत में आईएएस बनना है, अंग्रेजों की जमाने की मैं बात बता रही हूँ, अगर उनको भारत में आईएएस बनना है, सिविल सेवा परीक्षा पास करनी है, तो उनको परीक्षा देने के लिए लंदन जाना होता था, ठीक है, इंग्लैंड जाना होता था। तो कई लोग जो थे, जो थोड़े गरीब परिवार के थे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाएं, है ना। क्योंकि इंग्लैंड जाने के तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे जो प्रतिभावान बच्चे थे वो एग्जाम दे ही नहीं पाते थे। तो फिर इसलिए ये क्या है, उन्होंने ये मांग की कि ये जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो भारत में आयोजित की जानी चाहिए, ताकि उसमें भारत के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो आईएएस बने वो हमारे भारत के नागरिक बने, मतलब भारत के ही लोग बने, ताकि वो भारत के अच्छे भारत में समाज में अच्छे बदलाव ला सकें, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो आईएएस होते थे ना, वो ज्यादातर क्या, वो इंग्लैंड से ही आते थे, क्योंकि वहीं परीक्षा हो रही है तो वहीं के लोग क्लियर करके यहाँ आके शासन करते थे। तो जिसकी वजह से क्या है, जो भारतीय थे उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था और दुष्व्यवहार हो रहा था, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे लोग, वो जो इंग्लैंड के लोग हैं। क्योंकि उनको ना तो हमारी संस्कृति के बारे में पता है, ना हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में पता है, ना हमारे यहाँ के लोगों के बारे में पता है, ना हमारे उनसे विचार मिल रहे हैं, ना भाषा मिल रही है। जब हमारा उनका कोई मेल है ही नहीं तो फिर वो हमें कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए ये मांग की गई कि जो सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत में होनी चाहिए, ताकि उसमें भारत के बच्चे ज्यादा से ज्यादा बैठ सकें। 43 है रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ा दी गई थीं और लोगों के अधिकार कुचल दिए गए थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है महात्मा गांधी, मोहम्मद
अली जिन्ना और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। और तीसरा है, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट एक्ट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रवादी संघर्ष नहीं बन सका। तो ये बात गलत है, बाकी ये ऊपर वाले दोनों सही हैं। देखिए संघर्ष, जो ये संघर्ष है ना, ये संघर्ष बन सका था, ये जो नहीं है ये अगर ये हट जाएगा तो फिर ये लाइन भी सही हो जाएगी। तो ये बन सका था, ऐसा नहीं है नहीं था, वो ये बन सका था। और ये जो रॉलेट एक्ट था, ये क्या था, ये एक तरह से बिना अपील और बिना दलील का कानून था। और इसमें क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन वगैरह कुछ भी करता है तो वो क्या है, बिना एफआईआर दर्ज करे, बिना उसको ये बताए कि तुम्हारा क्या जुल्म है, तुमने क्या गलती किया, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और अनिश्चित काल तक के लिए उसको वो जेल में रखेगी। तो ये क्या है, एक तरह से जो अधिकार थे लोगों के, जो मूल अधिकार थे, जो लोगों की मूल स्वतंत्रता थी, उसको क्या सीमित कर दिया गया था, है ना। तो ये जो अंग्रेज थे, ये उनकी चाल थी ताकि जो भारत में उस समय आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को रोकने की। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 44, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? पहला है जाति, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा है लिंग और डी है व्यक्तिगत आय। तो 44 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही, ए बी और सी सही है। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसरों में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? तो ये जो 3 आधार हैं, इनको अपनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44, दिए गए 45 दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, पृथ्वी का खिंचाव बल और मंडल को बांधे रखता है। पृथ्वी का जो खिंचाव है वो क्या है, मंडल को बांधे रखता है। बी है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं और चट्टानों के बने हैं, है ना। तो देखिए ये पहला भी गलत है कि जो मंडल हैं उनको पृथ्वी ने नहीं बांध रखा है, वो एक अलग बल है जो आपस में ही ग्रहों को एक दूसरे से उसने बांधा रखा है। इसमें पृथ्वी की कोई भी भूमिका नहीं है। अब देखिए दूसरा देखिए, बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों के बने हैं। देखिए जो बाह्य ग्रह हैं वो हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है ना। तो पहले 4 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, ये है आंतरिक ग्रह और ये क्या है, चट्टानों के बने हैं। और देखिए जो लास्ट वाले 4 हैं वो क्या है, बाह्य ग्रह, और उसमें आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है, ये गैसीय ग्रह है, मतलब ये गैसों से निर्मित है ग्रह। ठीक है, ये पूरी तरह इनकी जो सतह है वो ठोस चट्टान नहीं है, वो क्या है, गैस से बनी हुई सतह है इनकी। ठीक है, बाकी के जो आगे वाले हैं ये चट्टानों से हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों ही गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46, गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं अंततः इसमें चलने की प्रवृत्ति है। अब मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहां से कहां तक चलती है? पहला है भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा है ध्रुवों की ओर, तीसरा है ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, चौथा है कुछ निश्चित नहीं है।
तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ध्रुवों की ओर। देखिए ये हो गई भूमध्य रेखा, और जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज्यादा इस भूमध्य रेखा पर ही पड़ रही हैं, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ रही है तो ये जो जल है ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होके क्या है ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, ठीक है। जो गर्म धाराएं वो क्या है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, क्योंकि जो गर्म पानी है वो क्या है ऊपर ध्रुवों की तरफ चलेगा ऐसे, फिर नीचे की तरफ चलेगा, नीचे भी तो पोल है ना, साउथ पोल की तरफ चलेगा, तो क्या है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलता है। नेक्स्ट देखते हैं 47, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए है, सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी देशांतर है सबकी लंबाई क्या है समान है। अब भी देखते हैं, मुख्य याम्योत्तरों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। देखो ये चीज गलत है, 180 नहीं होता है, क्या होता है 0 डिग्री होता है। 180 क्या होता है, ये होती है इंटरनेशनल लाइन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये क्या होती है 180 डिग्री क्या होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और जो मुख्य याम्योत्तर होती है वो होती है 0 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 48, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। तो जो 48 है उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो ताप कटिबंध यानी कि किस जैसे मैं आपको बताऊं, भूमध्य रेखा के आसपास जो कटिबंध पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली क्या है मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा है ऊपर वाली और मकर रेखा, इनके बीच में क्या है उष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है, यानी कि गर्मी वाला माहौल पाया जाता है। यहाँ पे गर्मी वाली जलवायु पाई जाती है, और गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर क्या है सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इसके ऊपर क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, और इसके नीचे की तरफ भी क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये जो खाली जगह दिख रही है ये शीतोष्ण कटिबंध की है। तो ये बात सही है, विश्व के जो ताप कटिबंध है उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है अक्षांशों के आधार पर। बी है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। देखिए ये ग्लोब है और ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों को जो रेखा मिलाएगी वो इन्होंने बोला है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। अक्षांश नहीं, वो क्या होते हैं वो होते हैं देशांतर। ऐसे होते हैं ना देशांतर, खड़ी रेखाएं क्या होती हैं देशांतर होते हैं, और लेटी इस तरह से जो लेटी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं ये होते हैं अक्षांश, ठीक है। तो इस सी है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये भी बात सही है कि सभी देशांतरों की लंबाई जो है वो समान होती है। नेक्स्ट देखो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, सॉरी तीसरा, ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं 49, भारत के भूगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों की विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पहले मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो पहला है, और देखिए बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नर्मदा और ताप्ती की बहने की दिशा क्या है। तो नर्मदा और ताप्ती क्या है, ये एक मिनट में मैप में दिखा देती हूँ आपको। ये क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं,
ये कहाँ से बहती हैं? ये बहती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। कहाँ गिरती हैं ये? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, दोनों की दोनों। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और जो पहली नदी है वो ऊपर की तरफ नर्मदा नदी है। और फिर क्या है, नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। पहले विंध्य की पहाड़ियां हैं, विंध्य की पहाड़ियों के बाद क्या आएगी? नर्मदा। और नर्मदा नदी के बाद आएगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद है ताप्ती नदी। तो ये एक सीरियल से है, सीरियल से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदियां बहती हैं। इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है बहुत सारी नदियों को देख के कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये मुख्य नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और ये जितनी भी दे रखी हैं, बाकी क्या है देखो, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीजें ना थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका जो क्वेश्चन है ये मैंने DSSS में भी देखा है, TGT में भी देखा है, और कई सारे SSC वगैरह के एग्जाम में भी देखा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप गर्म और ठंडा पानी एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो अगर जैसे आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी की बाल्टी में अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो एकदम से भाप ऊपर उठती है ना, तो क्या है, कोहरा टाइप का बनाती है वो भाप। तो जो मछलियां होती हैं वो जो नमी वाला जो मौसम होता है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां क्या है, सबसे ज्यादा मछली पाली जाती है। देखिए एक तो ये उत्तरी अमेरिका में, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ मैप में। देखिए मैप, देखिए एक तो इधर होता है कि ऊपर से लैम्बिडोर मिलती है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम मिलती है। तो ये जो इधर की तरफ है, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है चैलेंजर के आसपास मछली उत्पादन, और एक इधर जापान में भी बहुत ज्यादा मछली उत्पादन होता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा से, ये जो नीली वाली है ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर की तरफ जा रही हैं धाराएं, और जो ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रही है वो दोनों यहाँ जापान पे मिलती हैं। और वहां पर भी क्या है, मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट बी पढ़ के देखते हैं। जहां गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका ये वाला भी सही है, क्योंकि वहां पे कोहरा होता है तो नाव वगैरह चलाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, दिखाई सामने की जो चीज है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो इसके क्या है, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं 51, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचनाएं हो सकती हैं? ए, स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थितियां। देखिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रही है, ठीक है, और वो क्या पढ़ा रही है, परितंत्र पढ़ा रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रख के फिर क्या है, आप इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे। एक मिनट। पहला है स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति। बी है अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में। देखिए ये सारे प्रारंभिक मतलब 6 to 8 वाले सारे चैप्टर है ना। जलवायु क्या है 7th क्लास में है, वन क्या है 7th क्लास में है, कुछ 6th क्लास में भी है इसका पार्ट। और ये एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में, तो ये क्या है, जल वाले चैप्टर से आया है, तो ये भी 7th क्लास से है। तो ये क्या है, एक तरह से चैप्टरों के नाम दे रखे हैं घुमा फिरा के, है ना। तो इसके क्या हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे। 52, निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। तो ये चीज सही है। देखो, जहां जल के स्रोत होंगे, ठीक है, जल के ऊपर सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाएगी, क्योंकि जब जल गर्म होएगा तभी उसकी जो भाप बनेगी, उसका जलवाष्प बनेगा और वो ऊपर उठेगा। तो ये क्या है, महासागरों पे सबसे ज्यादा पाई जाएगी और महाद्वीपों पे सबसे कम, क्योंकि मिट्टी में से जो ऊष्मा है, मतलब जितना भी जल है वो एक लिमिट में ही होता है ना मिट्टी में, तो इतना ज्यादा आर्द्रता होती नहीं है। लेकिन पानी पे अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो आर्द्रता ज्यादा होगी। ऑप्शन है बी, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। देखिए, वायुमंडल में कितनी सापेक्ष आर्द्रता है वो किसको प्रभावित करता है, वो संघनन को, ठंडा होने की मात्रा को प्रभावित करता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी है, जेट हवाएं जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो ये सही है। आपने कभी कभी प्लेन देखे होंगे, तो वो चलते हैं और पीछे बहुत एक बादल टाइप का बन जाता है, एक लाइन टाइप की बन जाती है ना। कभी आपने अगर देखा हो आसमान में, तो क्या है, लाइन टाइप की बन जाती है। वो इसी के बारे में बोला गया है कि जो जेट होते हैं ना हवाई जहाज के पीछे, क्या है, सफेद रंग का एक पथ बन जाता है, यानी कि एक लाइन टाइप की बन जाती है। और वो क्या होती है, इंजन से निकली हुई नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो मतलब जो इंजन से नमी निकल रही है वो क्या है, संघनित, मतलब पास पास में हो जाती है। तो अगर हम नीचे से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें क्या ऐसे लगता है जैसे सफेद सफेद बादल टाइप का या धुआं टाइप का, इस तरह का लगता है। तो एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा फोर्थ। ये तीनों ही सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 53। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। दूसरा है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। और ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। अब पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ऊपर चढ़ते हैं। जो पर्वतारोही होंगे, आपने ज्यादातर उनको देखा होगा कि वो क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्या है, वायु दाब ऊपर की तरफ जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी, फिर अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट ही पढ़ा रही हूँ। 54, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। और तो ये बात सही है, जहां अनुकूल वातावरण मिलेगा, ठीक है, वह जहां क्या है, वातावरण अनुकूल होगा, वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, वो हमारे भारत में वो गंगा यमुना के दोआब में रहती है, यानी कि जहाँ गंगा यमुना नदी बह रही है उसकी उपजाऊ मिट्टी में रहती है। क्योंकि देखिए, खाने पीने के लिए यहाँ फसल भी अच्छी ठीक ठाक हो जाती है, फिर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है, तो क्या रहने के लिए अनुकूल है। और पानी की भरपूर मात्रा है। पानी तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे काम, आधे से ज्यादा काम क्या है, हमारे पानी से ही होते हैं, तो ये अनुकूल है। ऑप्शन बी देखते हैं, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दिशाओं का कोई योगदान नहीं होता। तो ये चीज गलत है। देखिए, प्राकृतिक दिशाओं का योगदान होता है। अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे, ग्लेशियरों पर जाएंगे, तो क्या आप रह पाएंगे वहां पर? नहीं रह सकते ना, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ठंड है कि आप जम जाओगे। नेक्स्ट है, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना आरंभ किया
तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही कही गई है कि पहले क्या है, जो मानव क्या है ऐसे ही आखेट के द्वारा अपना भरण पोषण करता था और अपनी जो जीविका है वो ऐसे ही चलाते थे कि कहीं से भी कोई फल खा लिए या किसी जानवर को मार के खा लिया, इस तरह से। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने कृषि करना सीखा तो उन्होंने संसाधन जुटाने शुरू करे, और कृषि के लिए उपकरण जुटाने शुरू करे, पशु रखने लगे। तो फिर क्या, वो सिस्टमेटिक तरीके से आवासों में यानी कि घर बनाकर रहने लगे स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 55, जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर जो जल है वो उतना ही है। आपने अगर जल चक्र देखा होगा तो क्या है, सबसे ज्यादा जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र से जो भाप उठती है, ठीक है, जल वाष्प उठता है, वो ऊपर जाता है, फिर वो संघनित होता है, फिर क्या है बारिश के रूप में फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर वो क्या है पहाड़ों पर जम जाता है, कुछ पानी तो ऐसे ही नीचे आ जाता है और कुछ पानी क्या है पहाड़ों पर जम जाता है, फिर पहाड़ों से वो नदियों के रूप में फिर जाके समुद्र में मिल जाता है। तो जल क्या है वो स्थिर है, वो ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा प्रयोग करने का तरीका है उसकी वजह से जल दूषित हो जाता है, वो प्रयोग करने योग्य नहीं रहता है। तो ये जो जल की जो कमी हो जाती है, जल की जो कमी हो जाती है उसके लिए क्या है, हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम ठीक से यूज करेंगे उसको तो जल कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, केवल 2.7% जल का पानी 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। सी है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात तो सही है, जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि आप कितना भी यूज करो वो वापस आता रहेगा, लेकिन अगर आप क्या है उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे, आप उसको दूषित कर देंगे तो वो बेकार है। अब मान लीजिए आपके घर में एक बड़े टब में पानी भरा हुआ है ना, 50 लीटर पानी आपके घर में है। अगर आपने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी तो पानी तो वो तब भी है और पहले भी था। पहले क्या था, साफ पानी था, अब क्या है वो गंदा पानी है, लेकिन अब वो दूषित हो गया है, वो गंदा हो गया है। तो क्या आप उस मिट्टी वाले पानी को पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे ना। तो इसलिए क्या है, अगर हम ठीक से पानी को यूज करें, उसको दूषित ना करें, उसको गंदा ना करें, तो क्या है पानी की कमी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन क्या है हम हमारी वजह से, हमारी भूल की वजह से ये पानी जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा पानी, शुद्ध पानी क्या है कम होता जा रहा है। 56, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? पहला है तांबा, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है नमक, चौथा है चूना पत्थर। तो देखिए खनिजों के बारे में बात चल रही है और जो 56 है और इसका 4 सही हो जाएगा कि आपको पता होगा कि ये सारे क्या है, खनिज ही हैं एक तरह से, ठीक है। ये सारी क्या है, खनिज हैं। नमक भी एक खनिज है ना, क्योंकि नमक क्या है पैदा नहीं होता है, ये भगवान के द्वारा ही हमको दिया गया है। एक तरह से प्रकृति ने ही दिया है हमें नमक को, ये हमने पैदा नहीं किया है। 57, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर फसलों की पहचान कीजिए। ए, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था जब मेरी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही थी, है ना। 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चल रही है, 6 to 8 क्लास की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ये कराया है और ये तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा,
बी है इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। और देखो पर्वतीय ढाल, ये तो और भी अच्छा इसको आपको बता दिया, हिंट मिल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ये क्या है, कॉफी है। ठीक है, कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में। अगर इसकी जगह अगर ठंडा होता ना, इसकी जगह क्या होता, ठंडा, तो वो उसमें उगती है चाय, और गर्म जो होता है उसमें उगती है कॉफी। इसलिए हमारे दक्षिण भारत में कर्नाटक में कॉफी पाई जाती है, और ठंडा प्रदेश जो है वो असम, वहां पर क्या है, चाय पाई जाती है। 58। देखिए अब ये लास्ट होने वाली है वीडियो, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है मेरी, मैं चाहे कितनी भी जल्दी जल्दी कर लूं, फिर भी हमने इस वीडियो में देखिए 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और अभी बस 30 मिनट ही हुई है, तो काफी जल्दी में कराने की कोशिश कर रही हूँ। 58। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है। ए, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी या विवाह करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक ही क्षेत्र के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। ये सही है कि क्या है, भिन्न जातियों के लोग क्या है, बच्चे क्या है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सी है समान धार्मिक। देखो हमें विविधता को ध्यान में रख के बात करनी है, जो चीज विविधता को दर्शा रही है, ये विविधता को नहीं दर्शा रही है। ये जब समान जाति, अपनी ही जाति में शादी कर रहे हैं, तो क्या है, ये समानता को दर्शा रही है कि सब लोग क्या है, एक जैसा काम कर रहे हैं, अपनी ही जाति में उनको शादी करनी है। लेकिन ये भिन्नता को दर्शा रहा है ये वाला ऑप्शन, ये अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी क्या है, एक ही स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। सी है समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही क्षेत्र में रहते हैं। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, कि ये भी क्या है, समानता को दर्शा रहा है कि समान धर्म के लोग हैं और एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो सब क्या है, समान है। अब देखिए विभिन्न समुदायों को आवश्यकताओं की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ये क्या है, ये विभिन्नता को दर्शा रहा है, यानी कि विभिन्न समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनकी जो शॉपिंग वगैरह है वो क्या है, वो एक ही जगह उनको मिल रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपने देख ही लिया होगा, ये हो जाएगा बी और डी, 4th हो जाएगा। ठीक है। 59। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकारता की ओर संकेत करता है। चलन विविधता, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चलन विविधता की स्वीकारता मतलब चलन की विविधता को क्या चीज स्वीकार रही है। ए है महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, दो तिपहिया, ये ऑटो की बात चल रही है, और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये हो जाएगा सही। ये क्या है, चलन विविधता को दर्शा रहा है। ठीक है। और बी है आत्म सहायता गुट बनाना, जिसमें केवल महिलाएं हो गई ना, तो ये चीज गलत हो गई। ठीक है, केवल महिला नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, विविधता दिखानी है, मतलब अलग अलग लोग और अलग अलग काम कर रहे हैं, ये चीज दिखानी है। तो सी देखते हैं, कुछ समुदाय के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। तो ये भी क्या है, अलग को दर्शा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी है त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी विविधता को, चलन विविधता को दर्शा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60, इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। पहला है भारतीय संसद का, दूसरा है राज्य
विधानमंडल का, तीसरा है जिला पंचायत का, चौथा है ग्राम पंचायत का। तो ये है ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए और आगे आपको टीजीटी एसएसटी की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। इसी चैनल पर सीटेट के एग्जाम के बाद क्या है, टीजीटी की तैयारी कराई जाएगी और टीजीटी के प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। और थ्योरी तो मैं करा ही रही हूँ 6 to 10 तक, और उसके क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मैं चला रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टीजीटी एसएसटी के लिए, ठीक है। डीएसएसबी की मैं तैयारी कराऊंगी इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।